सबसे पहले तो मैं इस 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी और मेरी भी ज़िंदगी बदलने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हम तो कभी उनसे रूबरू हो नहीं पाए क्योंकि हमारा जन्म ही काफ़ी बाद में हुआ, लेकिन हमारे माँ और पिताजी, इनके जो पिताजी हैं, ये दीक्षा भूमि पर जब बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा ली थी तब गए थे। हमारी माँ हमें तब से, जब से हम छोटे थे तब से बाबा साहब के बारे में बताते आ रही है। उनका संघर्ष जो है वो संघर्ष से हमको अवगत कराते जा रही है। और बाबा साहब, इनका संघर्ष जो है ये मानवता के लिए था, मानव अधिकारों के लिए था। भारत देश को अगर हम देखते हैं तो ये देश जो जोग्राफिकली बटा हुआ है, लैंग्वेज से बटा हुआ है, कल्चर से बटा हुआ है, और सबसे जो शर्मनाक बात है कि जाति व्यवस्था में भी ये देश बटा हुआ है। बाबा साहब का ये सपना था कि हमारा देश ये जाति विहीन कैसे हो और हर एक को यहाँ पर कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इसके लिए उन्होंने ज़िंदगी भर संघर्ष किया है। और आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं तो प्रियम्बल में ही हम देखते हैं तो पहले उन्होंने बात की जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस की बात वो करते हैं, फिर लिबर्टी की बात करते हैं, फिर इक्वालिटी की बात करते हैं, फिर फ्रैटर्निटी की बात करते हैं, इक्वालिटी जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिलनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। और इसके लिए जब हमारी समाज व्यवस्था इसके खिलाफ में जा रही थी तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने संघर्ष किया है। और आप सभी को मालूम है कि बाबा साहब का जो आगरा में उन्होंने भाषण दिया था तब उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये शिक्षा का जो महत्व उन्होंने बताया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे माता पिता उससे ही प्रेरित होकर हम सब भाइयों को उन्होंने सिखाया। आज मैं एक IAS ऑफिसर हूँ तो उसी बाबा साहब के जो विचारों से प्रेरित, जो शिक्षित बनो, उससे मैं आज यहाँ पर IAS ऑफिसर हूँ। मेरे सभी भाई बहन जो है ये भी अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छे जगह पे हर कोई अपना सेटल हुआ है। ये इतना प्रभाव जो है हमारे, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, हमारे पूरे फैमिली के ऊपर भी ये रहा है। और मेरा ये मानना है कि पूरे भारत देश पर उनका बहुत बड़ा और ज़्यादा प्रभाव रहा है। वो एक बहुत ही मॉडर्न प्रगतिशील विचारों के व्यक्तिमत्व थे जो अपने ज़माने के भारत देश में, पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और विद्वान थे। उनके पास जितनी डिग्रियाँ थी तब और किसी के पास में नहीं थी। ये ऐसा एक महापुरुष जो हमेशा देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में, भारत को कैसे महासत्ता बनाना चाहिए, और वहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं तो इक्वालिटी कैसे आनी चाहिए, और पॉलिटिकल नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं तो सामाजिक स्थितियाँ भी जो है वो कैसी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया है। तो ये उनका जो पूरा जीवन संघर्ष है यही हमारे लिए एक मॉडल के स्वरूप में है। और इसके जैसा मैंने बताया कि हमारे परिवार में, मेरे ऊपर भी इसका काफ़ी प्रभाव रहा है। और जो आगे भी मैं कुछ करता हूँ, सोचता हूँ, तो उनके विचारों को लेके ही आगे मैं बढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत उन्होंने दी है। और मुझे अगर पूछे गया, आपने जैसे पूछा कि मुझे क्या उनसे मेरा प्रभाव क्या रहा है, जीवन पर मेरे क्या प्रभाव रहा है, तो मैं बोलूँगा कि उन्होंने जो महत्वपूर्ण एक शिक्षा की बात हमको बताई है, और दूसरी महत्वपूर्ण जो बोला मैंने कि दीक्षा भूमि में उन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया और हमको एक नई राह दिखाई, जो ऐसा धम जो साइंस पर बेस्ड है, जो इक्वालिटी की बात करता है, जो ह्यूमैनिटी की बात करता है। ये सब चीज़ों का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है और आगे भी ये रहेगा, क्योंकि ये अम्बेडकरिज्म ये एक फिलॉसफी है जो
इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस के ऊपर है। इसका प्रभाव मेरे ऊपर काफ़ी है और मैं इसको इसी ढंग से ये प्रभाव को आगे लेके मेरे ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव तक जाना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि बाबा साहब की फ़िलॉसफ़ी हमें प्रियम्बल में दिखने को, उसकी एक झलक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में मिलती है, जहाँ पर वो इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। हमारी सामाजिक संस्था ऐसी है, एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी उसमें आई हुई है। ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो है, इसके कारण देश हमारा काफ़ी पीछे गया है, ऐसा उनका मानना था और मेरा भी यही मानना है। क्योंकि यहाँ पर हम एक बहुत बड़े लोक वर्ग को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए करके हमारे धर्म ग्रंथ उनको मना करते हैं। हमने कौन से काम करने चाहिए ये लिख के देते हैं, तो मतलब आपके जन्म के साथ में आपके काम आ जाते हैं, ना कि आप में जो मेरिट है, आप में जो क्वालिटी है उसके ऊपर नहीं, तो ये जन्म के ऊपर। ऐसी संस्था, समाज व्यवस्था यहाँ पर थी। बाबा साहब ये हमेशा इक्वालिटी की बातें करते थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बातें करते थे। वो खुद जो है स्कॉलरशिप पर बाबा साहब अमेरिका में गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने दिखाया कि अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो कोई भी कहाँ तक जा सकता है। उसका एक ज्वलंत उदाहरण जो है वो बाबा साहब के रूप में मैं देखता हूँ। और उन्होंने जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं, उन्होंने तब भी ये स्कॉलरशिप की स्कीम जो है वो तब भी उन्होंने चलाने की कोशिश किया था और बहुत सारे लोगों को जो है उन्होंने अमेरिका है, यूके है, यहाँ पर भेजा था ताकि ये नए बच्चे जो है, होनहार बच्चे, ये आगे पढ़े लिखे और समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण उसके कारण जाए और ये उससे प्रेरित होकर दूसरे भी, जो कभी पढ़ने लिखने वाला समाज नहीं था, जिसको बोला गया था कि आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान मत दो, वो अलाउड जिसको नहीं था, वो समाज के लोग भी देखें कि हमारे समाज में ऐसे कुछ अच्छे युवक आगे आ रहे, पढ़ाई कर रहे, वो मोटिवेट और इंस्पिरेशन दूसरे भी बच्चों को मिलेगा। ये स्कॉलरशिप के पीछे उनकी भावना थी और एजुकेशन का जो महत्व उन्होंने सबको बताया है, किसी एक कम्युनिटी को नहीं, पूरे भारत देश को उसका महत्व उन्होंने समझा। उसके बारे में वो बहुत आग्रह करते थे कि हमने एक बार का खाना हमें नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन हमारे बच्चों को हमने पढ़ाई लिखाई करना ही चाहिए, उनको अच्छा ज्ञान जो है वो देना चाहिए, इसके बारे में साइंटिफिक नॉलेज उनको मिलना चाहिए, इसके बारे में बहुत आग्रह वो करते थे। तो ये स्कॉलरशिप की जो स्कीम अभी भी चल रही है अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में, तो ये बच्चों को मौका देती है कि उनके अंदर का नॉलेज जो उनको नॉलेज मिलाने के लिए ये एक मौका देती है। फिर उसके बाद में उनको आगे के एजुकेशन के लिए वो मददगार होती है। तो मुझे लगता है कि फिर नौकरी में जो है यही लोग नौकरी में भी आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि नौकरी में जब ये शिक्षित होकर आते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन की बात हम जब करते हैं तो ये नौकरी में आके उनको आरक्षण का भी फ़ायदा मिलता है। अभी तो बहुत सारे बिना आरक्षण के भी नौकरी में लग रही है, बहुत ही अच्छी बात है। आरक्षण जब चालू हुआ था तब पढ़े लिखे लोग बिल्कुल नहीं थे, तो वो वैकेंट सीट्स जो है वो सीट्स वैकेंट ही रहती थी। क्लास 1 क्लास 2 के तो लोग ही नहीं मिलते थे, तो वो मतलब 25 साल तक तो ऐसे ही चलते रहा कि वो आरक्षण का किसी को ज़्यादा फ़ायदा जो है क्लास 3 क्लास 4 में हुआ, क्लास 1 सुपर क्लास 1 में तो बिल्कुल तब कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो 20-25 साल सीटें जो है वो वैकेंट ही रही, दूसरे लोगों से, वो ओपन कैटेगरी के लोगों से ही वो भरी जाती थी। तो इसका फ़ायदा जब एक नई जनरेशन स्वातंत्र के बाद में जो एजुकेट हुई, उन्होंने फिर फ़ायदा 20 साल के 15-20 साल के बाद में उसका फ़ायदा लेना शुरू किया। लेकिन उसका बेस है स्कॉलरशिप रहा है। बाबा साहब ने जब औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की तो बहुत सारे लोगों को, वो जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते थे उनको स्कॉलरशिप भी देते थे, ताकि वो जानते थे कि ये गरीब बच्चे हैं। वो हर समाज का बच्चा वहाँ पे जाता था, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं था, हर कोई वहाँ पे जाके पढ़ाई इसलिए करने जाता था कि स्कॉलरशिप भी वहाँ पे मिलती थी। तो बच्चों का रहने का वहाँ पे था, स्कॉलरशिप मिलती थी, पढ़ाई भी हो जाती थी। वहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो आगे ज़िंदगी में आए हैं। तो मुझे लगता है कि, और ये जो काफ़ी इसमें आए हैं, जैसे मैं भी खुद स्कॉलरशिप होल्डर रहा हूँ। मैं
नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप का होल्डर मैं रहा हूँ। समाज कल्याण से भी मुझे स्कॉलरशिप जो है वो मिली है। मेडिकल कॉलेज में था तब भी मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी। तो आज मैं इस पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं पब्लिक पॉलिसी बनाता हूँ और पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। तो ये जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये शिक्षा के कारण, स्कॉलरशिप के कारण, आरक्षण के कारण आए हैं और उसका फ़ायदा जो है राष्ट्र निर्माण में हो रहा है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं हम राष्ट्र के लिए ही काम कर रहे हैं, देश के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये आरक्षण का शिक्षा में जो अलग अलग प्रोविजंस है उसका बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण में योगदान रहता है, ऐसा मेरा मानना है। आज मैं अच्छी जगह पे हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, तो ये भी जो बनाते हैं उनसे मैं खरीदता हूँ। तो ये एक इकोनॉमी में भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा जो है, एक तबका ऊपर आ गया तो वो इकोनॉमी को भी रोलिंग करता है, ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो भारत देश का जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आज हमको देखने मिलती है, उसको अगर सही मायने में हमने इक्वालिटी की तरफ लेके जाने की कोशिश की, जो गरीब वर्ग है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, इनको और आगे लाने की कोशिश किया और अच्छी पोजीशन पे वो बैठ गए, तो जो वो खर्चा करेंगे, 2 पैसे उनको मिलेंगे, तो उससे भी इकोनॉमी जो है देश की वो चलती रहेगी। ये राष्ट्र निर्माण का ही काम है, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें आरक्षण ने काफ़ी मदद किया है, ये मेरा मानना है। और ये सभी लोग जो है आप अपनी आंखों से भी देख सकते हो कि इसके बहुत अच्छे उदाहरण हमारे सामने आए हुए हैं। क्योंकि जो तबका जिसको रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये आरक्षण रिजर्वेशन की बात नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन की बात है, डाइवर्सिटी की बात है। अगर वो तबके के लोग डाइवर्सिटी उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उनके बारे में जो पॉलिसी बनाता है उनको इनके दुख दर्द क्या है वही नहीं मालूम, वो कैसी पॉलिसी बना पाएंगे। तो इनका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो देश के लिए भी एक बहुत आवश्यक चीज़ है, ऐसा मैं मानता हूँ। और सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये अमेरिका में भी जो है वो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो हिस्पैनिक लोगों को दिया जाता है, ब्लैक्स लोगों को वहाँ पे अलग अलग इसमें जानबूझकर दिया जाता है ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे रहे। उनके लिए पॉलिसीज जो है वो बनाई जाती है। इंडोनेशिया में भी इस टाइप का जो है वो रिजर्वेशन भूमिपुत्र करके वहाँ पे भी दिया जाता है, साउथ अफ्रीका में दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे देश जो है इसमें ये पॉलिसी जो है वो है। कनाडा में अभी जहाँ वहाँ पे ओरिजिनल ट्राइब्स जो थे उनको भी खास करके सहूलियत दी जाती है। ये देश के ही नागरिक है, इनको अगर हम आगे बढ़ा के लेके जाते हैं तो ये भारत देश को जो महासत्ता बनाने का, उनका प्रोडक्टिविटी का बहुत ज़्यादा फायदा देश के निर्माण के लिए होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन, स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन, ये देश को आगे लेके जाने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है और आगे भी होते रहेगी। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी हार मानी नहीं। वो लड़ते रहे, झगड़ते रहे, इतनी विषम परिस्थितियाँ तब थी तो भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार तो उनके बच्चों को दवाई देने के लिए पैसे घर पे नहीं थे, उसके कारण उनके बच्चे की डेथ हुई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी वो गुजरे। उनके वाइफ जो है माता रमाई, इन्होंने भी कहा था कि मुझे कहीं घूमने जाना है, उनकी भी इच्छा एक स्त्री करके रही। तो बाबा साहब ने तब भी उनको मना किया कि हम हमारे बारे में सोचेंगे तो ये करोड़ों बच्चे जो है हमारे, उनका क्या होगा, उनके बारे में हमने ज़्यादा सोचना चाहिए, ऐसा वो बोलते थे। तो इतनी फटेहाल तरीके से रहने के बावजूद भी, इतना संघर्ष करने के बावजूद भी, इतने कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी वो कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने जो सत्य की राह पर वो चलते रहे, संघर्ष उन्होंने सत्य के लिए ही किया है, उसमें कभी वो पीछे हटे नहीं। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है। इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी एक आदमी अगर इतने आगे जा सकता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायी मिसाल है, एक बहुत प्रेरणादायी व्यक्तित्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये कठिन परिस्थितियों में से भी वो इतने बड़े ऊपर पहुंच गए। और ये देखिए कि शेड्यूल कास्ट करके उनको जिस गाड़ी में से, बैलगाड़ी में से उतारा था, वही एक दिन इस देश के संविधान निर्माता बन गए। ये देखो, और संविधान लिखते वक्त उन्होंने किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। उन्होंने पूरे देश के लिए लिखा है, पूरे देश के लिए सोचा है, ये देश कैसे महासत्ता होना चाहिए, इसका मॉडर्नाइजेशन किस
तरह से जाना चाहिए, ये उन्होंने लिखा। ये उनका प्रखर संघर्ष की जो बात है और हार्डवर्क उन्होंने जो इसके लिए किया है, जितना उन्होंने लिखा है उतना तो हम पढ़ भी नहीं पाते। ये उन्होंने जो लिखा है, ये संघर्ष और ये उनकी हिम्मत, इसकी मैं बहुत बहुत कदर करता हूँ। एक बहुत अच्छी मिसाल जो है उन्होंने हमारे सामने रखी है। इतना वो आपको बता दूँ मैं कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ पर तो उन्होंने 59 कोर्सेस वहाँ पे छोटे छोटे कोर्सेस किए हुए हैं। ये देखिए कि टाइम का सदुपयोग कैसे करना। 18 से 20 घंटा वो पढ़ाई करते थे। इतनी कड़ी मेहनत, इतना हार्डवर्क, ये मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है। उनकी हिम्मत बहुत अच्छी लगती है और काम करते वक्त वो किसी कास्ट के लिए नहीं तो पूरे सोसाइटी के बारे में सोचते थे। आपको याद होगा कि मनुस्मृति जलाने वक्त कुछ ब्राह्मण्स भी उनके साथ में शामिल हुए थे। अलग अलग लोग वहाँ पर शामिल हुए थे। चौदार तले वाला अगर तालाब का हम लोग सत्याग्रह देखते हैं तो सुरभि नाना टिपनिस जो वहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष थे, वो भी उनके साथ में वो तालाब सबके लिए खोलने के लिए वहाँ पे उनके साथ खड़े थे। तो ये सबको साथ लेके चलने का और कभी भी अपनी सच्चाई की राह से हटना नहीं, ये हिम्मत और करते रहना करते रहना करते रहना, हार कभी मानना नहीं, ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने पूरे देश के लिए हमेशा सोचा। अगर आप उनका काम करने का तरीका देखते हैं तो सभी को साथ लेके चलने का, और जो प्रथाएं समाज में थी वो प्रथाओं को तोड़ने की उन्होंने बात की। धर्म ग्रंथ में चाहे कुछ भी लिखा होगा, लेकिन वो बोलते थे कि हमने नारी का सम्मान करना चाहिए। और वो बोलते थे कि आई मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कम्युनिटी बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन इन दैट कम्युनिटी। ऐसा वो बोलते थे कि समाज में अगर किसी समाज को हम बहुत शिक्षित या बहुत मॉडर्न अगर मानते हैं तो उसमें पहले हमने देखना चाहिए कि वहाँ के महिलाएं जो है इनकी परिस्थिति क्या है, उनके अधिकार क्या है। इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल में ये पूरे अधिकार जो है तब जो महिलाओं का नहीं थे वो देने की बात कही थी। महिलाओं को एडॉप्शन का हक देने की बात की थी। महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट्स देने की उन्होंने बात की थी। महिलाओं को उन्होंने खुद वो डाइवर्स ले सकते हैं, इतने अधिकार तक उनको जाने के लिए, अडॉप्शन करने के लिए, संपत्ति के लिए, ये उन्होंने बात की थी। तो ये उस इक्वालिटी की जो बात उनके दिमाग में थी उसकी की तरफ जो है वो काम करते रहे हैं। लेबर के इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो उन्होंने 8 घंटे का ही टाइम जो है वो लेबर के लिए रखा था। बहुत सारी छुट्टियां उनके लिए रखी है। प्रोविडेंट फंड का जो है वो उन्होंने किया हुआ है। आरबीआई जो है, आरबीआई की जो नींव है, जो उनके ही विचारों पर जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी उन्होंने लिखा था, फाइनेंसेस इन इंडिया, प्रोविंशियल फाइनेंसेस पे उनका जो ग्रंथ था, उसके ऊपर से आरबीआई की कल्पना हुई है। तो ये जब वो इरिगेशन के मिनिस्टर थे तो उन्होंने हीराकुड वाला जो डैम है उसकी संकल्पना उन्होंने रखी कि वो पानी का यूज़ जो है ये कैसे होना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि वो एक तो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वहाँ से शिप जाने चाहिए जो इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल होगा। इरिगेशन जो फार्मर्स के लिए उपयोग में आएगा, ऐसी उन्होंने बात की। वहाँ से इलेक्ट्रिक हम लोग जनरेट करेंगे, ये बात उन्होंने जो है वो बात वहाँ पे उन्होंने की है। मतलब वो सोच जो है, वो सोच उनकी कितनी गहराई थी उसमें, ये हमें पता चलता है। और कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त उन्होंने जो लेजिस्लेचर है उसको अलग पावर दिए हैं, जो एग्जीक्यूटिव है हमारे जैसे ऑफिसर्स है उनको अलग पावर्स दिए, जो जुडिशियरी है उनको अलग पावर्स दिए। एक दूसरे को अलग अलग उन्होंने रखा है ताकि एक दूसरे के कंट्रोल में ना आते हुए एक दूसरे को बैलेंस करें, और इसी से देश आगे बढ़ सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसको पूरी स्वतंत्रता जो है वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी है ताकि उसको कोई मोड़ तरोड़ ना सके, और ये स्वातंत्र्य जो है अलग अलग संस्थाओं का अबाधित रहे। तो ये जो बातें उन्होंने, मतलब ना सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी की वो बात करते थे लेकिन सोशल इक्वालिटी की भी बात करते थे। तो ये सोशल इक्वालिटी की बात भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी। राइट टू एजुकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 45 अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें बाबा साहब ने दिया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दैट दे शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ये उन्होंने किया है। तो ये अभी हम देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन उसके थ्रू आया है। वो हम लोग फंडामेंटल राइट्स में अगर जाते हैं तो फंडामेंटल राइट्स की बात जो उन्होंने कि कोई भी आपको
24 घंटे के ऊपर जेल में कोई रख नहीं सकता बिना कारण से और बिना कोई प्रोसेस फॉलो किए हुए। ये वहाँ पर जो है वो रिट्स वहाँ पर दिए हुए हैं। हम वहाँ पर राइट टू इक्वालिटी दिया है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। तो ये सभी को, महिलाओं को साथ में लेके जाना, लेबर्स को साथ में लेके जाना, हमारी इकोनॉमी कैसी चलनी चाहिए, इसका स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्टेट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सेंट्रल फाइनेंस से स्टेट फाइनेंस को जाना चाहिए ताकि डेवलपमेंटल वर्क्स जो है वो भी उसमें से ले सके। ये टैक्स स्ट्रक्चर भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। तो मतलब ऐसा एक महान व्यक्तिमत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी थे, जिन्होंने ये देश कैसे आगे जाएगा इसका पूरा लेखा जोखा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। और हर आदमी यहाँ का, हर इंसान यहाँ उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिले, इसका प्लान कैसे होना चाहिए, वो भी उन्होंने वहाँ पर दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और फिर ये अलग अलग संस्थाएं और फिर नॉट ओनली पॉलिटिकल इक्वालिटी लेकिन सोशल इक्वालिटी भी आनी चाहिए, इसके लिए जो उन्होंने वहाँ पे लिखा है, एजुकेशन के लिए लिखा है, नौकरी के लिए लिखा है, प्रेसिडेंट के पावर्स क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर के पावर्स क्या होंगे, ये सब जो लिखा है ये देश के हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने इतने सारे उपकार जो है हमारे देश के ऊपर किए हैं। देश को एक नई दिशा उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की तरफ, इक्वालिटी की तरफ, जस्टिस की तरफ लेके जाने की जो दिशा उन्होंने हमको दिखाई है और वैसे काम भी उन्होंने जो किया है, ये सबके लिए ही आदर्श वो है। इसीलिए उनकी जयंती जो है ये सब ने मिल के मनानी चाहिए। जैसा कि अभी कल ही मैं यवतमाल जाके आया, वहाँ पर समता पर्व का कार्यक्रम होता है जो बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी जयंती मिल के वहाँ पे लोग करते हैं। मैं कलेक्टर था तब से शुरुआत हुई, अभी 15 साल हो गए फिर भी लोग वहाँ पे कर रहे हैं और हर जाति के लोग वहाँ पर आके कर रहे हैं। तो एक महा उत्सव वो होता है जिसमें सभी लोग आके करते हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश ने ही उनकी जयंती जो है एक महा उत्सव के तौर पर, उनके जो उपकार, अनंत उपकार हमारे देश पर है, हमारे सबके ऊपर है, क्योंकि उनके कारण हमारी ज़िंदगी सिक्योर है। वो जो उन्होंने और आगे जाने की राह हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है, उस पर हम गवर्नेंस जो है उस पर चलता है। ये जो उपकार हमारे ऊपर किए उसके कारण हमने पूरे जोश जल्लोश के साथ में उनकी जयंती सब नहीं मनानी चाहिए। ऐसे महापुरुष का, अम्बेडकरिज्म का ये उल्लास, जोश जल्लोश सब में दिखना चाहिए ही, ऐसा मुझे लगता है। बाबा साहब जी के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो जैसा मैंने बताया कि उनके दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है मुझे लगती है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की लेकिन शिक्षा और दीक्षा ये दो चीज़ें जो है मुझे बहुत अहम लगती है। शिक्षा इसीलिए क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एजुकेशन के कारण हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, हम एजुकेट हो जाते हैं, फिर और आगे की सोचने लगते हैं। और उसके साथ साथ सोशल एजुकेशन में भी ये फॉर्मल एजुकेशन जो है वो काम में आता है, एक नौकरी की तरफ काम में आता है। दूसरा, हमारे मन में जो अंधकार रहता है उसको भी ये किताबें पढ़ने से एक थोड़ी आइडिया जो है क्या आजू बाजू में चल रहा है, अवेयरनेस हमारा हो जाता है। वो शिक्षा का महत्व उन्होंने बहुत हमको बताया है और उस पर चलते हुए हम लोग आगे आ रहे हैं, नौकरी में आ रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम लोग इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। तो इसके कारण मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि अभी जो दूसरे लड़के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके साथ मैं काम करता हूँ और मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो बताई हुई बातें हैं ये यंगस्टर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए मुझे लगता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देना, उनके एजुकेशन के लिए हेल्प करना और उसके साथ साथ में वो अपने पैरों पे कैसे खड़े हो जाए, वो एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आगे आए, इसके लिए मैं अभी कमिश्नर हूँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो वो कैसे आगे आए, पिछले 3 साल में मैंने 8000 बच्चों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को मैंने एंटरप्रेन्योरशिप बनने की ट्रेनिंग दी है। लगभग 20,000 मेरे पास में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत ओपन कैटेगरी के जो है वो प्रपोजल्स और प्रोजेक्ट्स हमारे पास में है, जिसमें हमने 10,000 के ऊपर जो है वो मंजूर किए, जिसमें 30% हमने महिलाओं के लिए राखीव रखा है। तो ये जो है हम लोग, ये उनकी ये विचारधारा है, उसी विचारधारा पर आधारित ये काम जो है करने की कोशिश करता हूँ। और ये है एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस पे मैं काम करता हूँ। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है बुद्धिज़्म। बाबा साहब ने जो शिक्षा और दीक्षा, ये दो बहुत ही अहम बातें हमको बताई है।
दीक्षा मत अभी उन्होंने बुद्ध धम्म की जो दीक्षा हमको दी, वो दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे साइंटिफिक धम्म की हमको दीक्षा दी। उसको मैंने हमारे माता पिताजी ने, खास कर हमारी माँ ने, जो इसमें बहुत काम करती है, उन्होंने हमको समझा के बताया। फिर बहुत सारे मॉन्क्स के साथ में हमारा इंटरेक्शन हुआ है और इसका महत्व, एक आदमी जो है इसको अच्छा इंसान कैसे बना सकता है, वो धम्म में लिखा हुआ है। और उस पे चलने की, जो बाबा साहब खुद उसका पालन करते थे। बाबा साहब ये पंचशील का पालन करते थे, काफ़ी शीलवान थे, कोई करप्शन ना, मेंटल करप्शन ना, और कोई भी उसमें नहीं था। मॉरलिटी में वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड पर बाबा साहब थे। तो ये धम्म से उनको वो ताकत मिली है। और जो इतने ऊंचाई पर आदमी जाता है मॉरलिटी के साथ में, वो किसी से डरता नहीं है। और ये मैं खुद जब धम्म की बात करता हूँ या पंचशील का पालन करता हूँ, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ताकत उसके कारण मिलती है। और इसको फिर प्रचार प्रसार करने में, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, तो ये हमने लोगों के पास में पहुँचानी चाहिए। इसीलिए फिर मॉन्क्स के साथ में हमने मिलजुल कर काम किया है। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस जो है हमने खुद ऑर्गेनाइज किया है। मेरी वाइफ जो है रोजाना वैनिच, ये थाईलैंड से है और बुद्धिज़्म को बहुत मानती है। उनकी हेल्प के कारण बाबा साहब के सपनों का, जो मॉन्क्स की एक अच्छी मोनेस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, वो हमने औरंगाबाद में एक बहुत बड़ा सेंटर मॉन्क्स की ट्रेनिंग के लिए किया है। बाबा साहब ने बैंगलोर में 7 से 8 एकड़ ज़मीन खरीदी थी इसी चीज़ के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो उसको हमने कोशिश की औरंगाबाद में लोकुतरा बिकू ट्रेनिंग सेंटर बनाने की। और उसमें हमारा पूरा परिवार शामिल है। मेरे भाई संदीप कामले खुद उसके आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने किया हुआ है। तो सभी परिवार के लोग हमारे उसके साथ में जुड़े रहे हैं। तो ये सेंटर से काफ़ी मॉन्क्स को ट्रेनिंग मिल जाएगी और वो समाज में धम्म का महत्व जो है वो लेके जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे छोटे छोटे काम हम करते रहते। फिर सोशल काम बहुत सारे, जैसे अभी कोरोना के इसमें हमने लगभग 40,000 से 50,000 फैमिलीज़ को ऑल ओवर महाराष्ट्र में 10-12 जिले में हमने काम किया मित्रों के साथ में मिलके। और फूड किट्स वो भी बांटे हैं हमने। कई जगह पे दवाइयाँ या फॉरेन से जो एड आ रही थी उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है। बहुत सारे एम्बुलेंसेज जो है वो थाईलैंड से मेरे वाइफ की मदद के कारण लगभग 32 एम्बुलेंसेस जो है हम भारत भर हमने वो अलग अलग जगह पे दिया है। बहुत सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है, वेंटिलेटर्स है, वो भी मेरे पत्नी ने वहाँ से भेजे थे, डोनेशन के स्वरूप भेजे थे, वो भी हमने यहाँ पे सब में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो ये ऐसी बात है क्योंकि ये कुशल कर्म है और कुशल कर्म से आपका जीवन बहुत अच्छा सफल होता है, ये मेरा मानना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुशल कर्म करने की हम कोशिश करते हैं और ये हमें सब बाबा साहब ने जो दीक्षा दी उसके कारण समझ में आया। इसीलिए हम जीवन भर जो है उनके प्रति कृतज्ञ है और रहेंगे। अभी बाबा साहब की विचारधारा को आगे लेके जाना, बाबा साहब का जो जीवन संघर्ष है, एक देखते हैं हम लोग तो एक विचारधारा है। अम्बेडकरिज्म जो है ये ह्यूमैनिटी की बात करता है, वो इक्वालिटी की बात करता है, वो जस्टिस की बात करता है। ये हमने समझना चाहिए और ये विचारधारा को हमने आगे लेके जाना चाहिए। पे बैक टू सोसाइटी मतलब आप अगर एक पोजीशन पे बैठे हो, आप कहीं अच्छी जगह पे हो, तो आपने अभी जो आप सोसाइटी है उसको वापस करना चाहिए। क्योंकि आप जो है आप खुद अकेले कभी नहीं हो, आप अकेले के कारण बनते नहीं हो। मैं खुद को भी समाज का प्रोडक्ट मानता हूँ। जो आजू बाजू की परिस्थितियाँ हैं वो उसके कारण आप आज जो बने हो। अगर हम प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत भी अगर देखते हैं, जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का सिद्धांत अगर हम देखते हैं, तो वो यही बात करता है कि हम जो है ये खुद के कारण नहीं, तो खुद भी है और आजू बाजू का भी जो है वो परिस्थितियों के कारण हम लोग बनते हैं। तो समाज के कारण हम लोग यहाँ पर आए हुए, तो हमने वो सोसाइटी को पे बैक करना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं वो हमने करना चाहिए। 3 चीज़ों से हम पे बैक टू सोसाइटी कर सकते हैं। एक, हमको अगर ज्ञान है तो ये ज्ञान हमारा टैलेंट जो है इसको हम लोग दूसरों में बांट सकते हैं और इसका बहुत फ़ायदा जो है वो होता है। लेकिन ज्ञान बांटते वक्त आपको, जब आप ये बताते हो, कुछ प्लानिंग करते हो, कुछ लोगों को हेल्प करते हो, बताते हो, तो अच्छा काम जो है इससे हो सकता है। आपका जो भी अनुभव रहा हो उसके कारण आप वो ज्ञान बांटने का भी काम जो है वो करें। लेकिन ये ज्ञान जो है
ये सिर्फ ज्ञान बांटने का नहीं, लेकिन उसको वो ऐसा चाहिए कि विजडम जिसको बोलते हैं हम, प्रज्ञा जिसको बोलते हैं, एक्शनेबल ज्ञान, ऐसा वो होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब हमेशा एक्शन में विश्वास करते थे, सिर्फ भाषणों में नहीं। भाषण तो देते ही थे, लेकिन उसके इसमें एक्शन पॉइंट्स रहते थे। हमने ये ज्ञान, एक्शनेबल ज्ञान कैसे होगा, उस पर प्लानिंग कैसे होगी और एक्शन उसमें से क्या क्या आएगा और फिर उसका रिव्यू कैसे लिया जाएगा, इस टाइप का काम जो है वो हमने पे बैक टू सोसाइटी में करना चाहिए। दूसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है कि हमने अपना टाइम जो है, ये टाइम हमने देना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो खुद का टाइम देना, ये मैं मानता हूँ। बाबा साहब ने पूरी ज़िंदगी हमको दी है, पूरा टाइम उन्होंने हमारे लिए काम किया है, इस देश के लिए काम किया है। अभी हमने भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए। लोग बोलते हैं कि हम बहुत बिजी है, टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो सबसे ज़्यादा अमीर, पूरी दुनिया में जो अमीर लोग हैं उनके पास भी टाइम रहता है, हमारे पास भी टाइम है। कैसे नियोजन हम हमारे काम का करते हैं, उससे हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। मैं खुद बता सकता हूँ, मैं ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे बहुत काम है, लेकिन संडे को जैसे मेरे पास में टाइम रहता है, तब मेरा ऑफिस बंद रहता है, तो बाकी मेरे काम जो है मैं जल्दी जल्दी निपटा के मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 7 से 8 घंटा संडे का जो है वो मेरा सोशल वर्क में चला जाए, इसकी मैं कोशिश करता हूँ। कुशल कर्म में चला जाए, इसकी मैं कोशिश करता हूँ। तो ये जो है टाइम देना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमने जो सोसाइटी में लोग कोई भी इस पे रहे, वो कितना रिच है, अमीर है, उसके पास पैसे है नहीं है, लेकिन सबके पास टाइम रहता है। ये टाइम हमने प्रज्ञावान बनने की कोशिश करनी चाहिए और टाइम जो है ये टाइम हमने देना चाहिए ताकि दूसरों को उससे हेल्प हो जाए। स्टूडेंट को आप टाइम दो, या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए टाइम दो, किसी के एजुकेशन के लिए टाइम दो, या कुछ नहीं तो खुद का विकास करने के लिए मेडिटेशन करो, धम्म को समझो और धम्म का ज्ञान जो है वो दूसरों में आप दो, ताकि आपका भी जीवन अच्छा हो जाए, दूसरों का भी जीवन अच्छा होना चाहिए। इसके लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपका लाइफ जो है ये खुद मीनिंगफुल बनाएगा। तो ये ज़िंदगी जो मीनिंगफुल अगर आपको बनानी है तो टाइम भी देना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी और एक अहम बात है वो कि आपने ये कुछ भी अगर हमको करना है, सोसाइटी को आगे लेके जाना है, तो कुछ हमको सुविधाएं जो है वो लगती, जिसके लिए पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जितना भी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो फाइनेंशियली, ये भी बहुत होता है। फाइनेंशियली आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, या एसेट के स्वरूप में आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, या कोई सुविधाएं है वहाँ पर आप किसी को कंसेशन के रूप में अवेलेबल करवा के दे सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है जिसको हम एसेट्स बोलते हैं, वो फाइनेंशियल रहे या इमारतें रहे, बिल्डिंगें रहे, या हॉस्टल्स रहे, या कॉलेजेस रहे, तो इसके थ्रू भी हम लोग काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो ये तीसरा जो है, ये ट्रेजर जो पैसा है फाइनेंशियल या अदरवाइज, इसको भी हम लोग कैसे सोसाइटी को लिए दे, ये हमने सोचना बहुत ज़रूरी है। तीनों चीज़ों से कि आप अपना दिमाग जो है वो दे रहे हो, दूसरा आप अपना समय जो है वो दे रहे हैं, और तीसरा जो है आपके पास जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस आप दे रहे हो। ये तीनों चीज़ों से आप सोसाइटी की हेल्प कर सकते हो। और पे बैक टू सोसाइटी का मतलब मेरी नज़र से यही है कि ये तीनों दे सकते हैं, वो उन्होंने तीनों देना चाहिए। 2 इसमें से दे सकते, 2 उन्होंने देना चाहिए, जो 1 दे सकते हैं वो देना चाहिए। लेकिन जो 1 भी नहीं दे रहा है, मेरे ख्याल से वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, और वो बाबा साहब को मानता ही नहीं, खुद के ज़िंदगी को मीनिंगफुल करना ही नहीं चाहता, ऐसा मेरा मानना है। अगर हमको हमारी लाइफ जो है, एक कोई भी आदमी के जीवन का जो अंतिम पड़ाव जो रहता है वो यही रहता है कि उसकी ज़िंदगी जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल कैसे हो, इसके लिए होना चाहिए। बुद्ध हमें यही समझाते हैं और इसी के लिए हमने कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब ने हमको जो ये बताया है उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है ये सही मायने में अच्छी मीनिंगफुल हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और उनका जो बहुत ढेर सारा कर्जा हमारे ऊपर है उसमें से थोड़ा सा कम करने की कोशिश हम सभी करें। इस 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये 14 अप्रैल आप उनके विचारों का महोत्सव करके इसका उत्सव मनाएंगे, यही मैं कामना करते हुए आप सबसे विदा लेता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।